कक्षा 12 बही खाता एवं लेखा शास्त्र। एडमिशन आपके न्यू पार्टनर, एक नए साझेदार का प्रवेश। नियम नंबर 2। प्यारे बच्चों, आज हम इस व्याख्यान पर एक प्रश्न देंगे हम और आपको बताएंगे नियम नंबर 2 का सवाल कैसे लगाया जाएगा। इसको हम हल करेंगे और आपको हम समझाएंगे। प्यारे बच्चों, प्रश्न 1 हम पढ़ते हैं और आपको बताएंगे यह सवाल कैसे लगाया जाएगा। ए और बी एक फर्म के साझेदार हैं जो 2:1 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। 30 जून 2003 को उनका चिट्ठा निम्न था। ए की पूंजी 1,02,000 रुपए, बी की पूंजी 73,000 रुपए, लेनदार 24,000 रुपए, देय बिल 900 रुपए। संपत्ति पक्ष में देखेंगे, रोकड़ 6,000 रुपए, रहतिया 54,000 रुपए, देनदार 35,000 रुपए, फर्नीचर 5,500 रुपए, मशीनरी 99,400 रुपए। योग 1,99,900 रुपए। संपत्ति का योग और दायित्व का योग 1,99,900 रुपए। नीचे हम देख रहे हैं क्या परिवर्तन है। 1 जुलाई 2003 को लाभ का 1/5 भाग देकर सी को निम्नांकित शर्तों पर फर्म का साझेदार बनाया गया। शर्त नंबर 2 है, ख्यात की राशि 3 वर्षों के औसत लाभ के दुगने के आधार पर आंकी जाएगी। पॉइंट नंबर 2 है, गत 3 वर्षों का लाभ क्रमशः 40,000 रुपए, 30,000 रुपए एवं 35,000 रुपए था। तीसरा पॉइंट है, ख्याति का अपना भाग सी कौन है, जो नए के रूप में फर्म में आ रहा है। सी नकद लाया और इसे व्यापार में रखा गया। अंतिम पॉइंट है, लाभ विभाजन सी लाभ विभाजन के अनुपात में अपनी पूंजी की राशि नकद लाया माने लाएगा, दिया नहीं गया है। जर्नल की आवश्यक लेखे व नए धर्म का चिट्ठा बनाइए। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हो ये प्रश्न को पढ़ा गया। आप बताइए यह किस नियम का सवाल है। आप पिता बताइए ये किस नियम का सवाल है। सवाल को पढ़ोगे और अंतिम पॉइंट पढ़ रहे हो, सी लाभ विभाजन अनुपात में अपनी पूंजी की राशि लाया। अर्थात इस प्रश्न में जो नया साझेदार फर्म में आ रहा है अपने हिस्से की पूंजी नकद नहीं दे रहा है, बल्कि उसके हिस्से की पूंजी का हमें पता करना है। तो हम पता कैसे करते हैं, आपको बताया गया है। नियम क्या बताया गया है, जब नए साझेदार के हिस्से की पूंजी की राशि ना दी गई हो, उसे अपने लाभ हानि अनुपात में लाना होता है। तो आप क्या करते हो, पुराने साझेदारों की कुल पूंजी जोड़ लेते हो, जो उसकी अंतिम पूंजी निकल करके आती है। फिर क्या करते हो, उसके आधार पर क्या करते हो, नए साझेदार की पूंजी की गणना आप करते हो। ये नियम नंबर 2 का सवाल बताया गया है। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हो फर्म में सी प्रवेश कर रहा है। आपको बताया गया है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में ये बताया गया है कि साझेदारी के गठन में किसी प्रकार का परिवर्तन होते ही क्या होता है, साझेदारी भंग हो जाती है। और साझेदारी के भंग होने का मतलब होता है कि साझेदारी अस्तित्व में रहती है, साझेदारी अनवरत जारी रहती है, लेकिन साझेदारी भंग हो जाती है। इसका मतलब होता है साझेदारी अनवरत रूप से चलती रहेगी, लेकिन जो फर्म के भंग होने की बात कही जाती है तो क्या होता है, फर्म से सभी साझेदार क्या करते हैं, अपना संबंध विच्छेद कर लेते हैं और साझेदारी और फर्म दोनों ही समाप्त हो जाती है। लेकिन यहाँ आप देख रहे हो सी फर्म में प्रवेश कर रहा है, इसलिए केवल साझेदारी भंग हो रही है और साझेदारी क्या होगी, अनवरत रूप से चलती रहेगी। तो ये आप देख रहे हैं सी फर्म में प्रवेश किया और प्रवेश करते ही क्या हो रहा है, कुछ परिवर्तन हमको देखने को मिल रहे हैं। वो परिवर्तन हम देखेंगे। सवाल में लिखा गया है कि ख्यात की राशि गत 3 वर्षों के औसत लाभ के दुगने के आधार पर आंकी जाएगी। इस प्रश्न में ख्यात का मूल्यांकन करना होगा। अब ख्यात का मूल्यांकन हम कैसे करेंगे, तो सवाल को हल कर रहे हैं, लिखेंगे हम
ख्याति का मूल्यांकन गत 3 वर्षों का लाभ। आप देख रहे हैं सवाल में 3 वर्ष का लाभ दिया गया है, तो 3 वर्षों के लाभ को हम जोड़ें बराबर पहले वर्ष का लाभ है 40,000 रुपए, धन दूसरे वर्ष का लाभ है 30,000 रुपए, धन तीसरे वर्ष का लाभ है 35,000 रुपए। 35,000 रुपए तीसरे वर्ष का लाभ है, जोड़ा गया तो कितना आया 40 की 70, 70 35 105, अर्थात 1,05,000 रुपए। 1,05,000 रुपए की पूंजी ये 3 वर्ष के लाभ का है। हमें क्या निकालना है? औसत लाभ निकालना है, जिसको कहते हैं एवरेज प्रॉफिट। अब यहां लिखेंगे औसत लाभ बराबर, औसत लाभ बराबर क्या होता है? कुल जो लाभ आपको मिला है उसमें वर्षों की संख्या से भाग दे दीजिए। तो औसत लाभ कैसे निकालेंगे? 1,05,000 रुपए ये 3 वर्ष का लाभ है। कितने वर्ष हैं? 3 वर्ष हैं। वर्षों की संख्या से भाग दिया जा रहा है, तो बराबर रखेंगे 3 त्रिका 9, 1 आया, 5 यानी 15 हुआ, 3 × 15, 35,000 रुपए ये औसतन 1 वर्ष का लाभ आ गया। अब आप देख रहे हैं ख्यात का मूल्यांकन कैसे करोगे आप? लिखा है 3 वर्षों के औसत लाभ के दुगुना बराबर क्या होगा? ख्यात का मूल्य होगा। तो यहां लिखेंगे हम ख्याति बराबर, ख्यात बराबर होता है औसत लाभ, औसत लाभ गुणे 2, दुगना करना है तो गुणे 2 कर देंगे आप। अब देखें औसत लाभ आया है 35,000 रुपए, गुणे 2 करके हम ख्यात का मूल्य का पता कर लेंगे। तो औसत लाभ यहां भी आया है, ख्याति बराबर लिखेंगे औसत लाभ 35,000 रुपये आया है, गुणे 2 किया गया बराबर 70,000 रुपए ये पूरे व्यापार की ख्यात का मूल्य आ गया। अब इसमें सी का हिस्सा कितना होगा? देखा लिखा है ख्यात का अपना भाग सी नकद है। अब इस पूरे व्यापार की ख्यात में सी का हिस्सा कितना होता है? वो नकद ला के आपको देगा। इसलिए अब यहां लिखेंगे सी के हिस्से की ख्याति, सी के हिस्से की ख्याति, तो 1/5 का भागीदार आप देख रहे हैं। सी जो है घर में 1/5 का भागीदार बनाया गया है, तो 1/5 घर में क्या करेगा? आपको ख्यात भी ला के देगा वो। तो यहां लिखोगे 70,000 पूरे व्यापार की ख्यात का मूल्य है। 1/5 करोगे, काटोगे तो 14,000 रुपये आएगा। 14,000 रुपए इसी के हिस्से की ख्यात आएगी। अब यही ख्यात कौन देगा? सी देगा। कौन पाएंगे? ए और बी पाएंगे। क्यों पाएंगे? ए और बी धर्म को बनाए हैं, त्याग और तपस्या उठाए हैं, इसलिए उनके त्याग तपस्या का पुरस्कार 14,000 रुपए जो ख्यात उनको मिल रही है, ए और बी इसको बांट लेंगे, अर्थात अपनी पूंजी को बढ़ा लेंगे। प्यारे बच्चों, ये ख्यात का मूल्यांकन आपको बताया गया। कई कोई दिक्कत आपको आ रही है, इसको कहते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, प्रॉफिट लास्ट 3 इयर्स। फर्स्ट ईयर 40,000 रुपए, सेकेंड ईयर 30,000 रुपए, थर्ड ईयर 35,000 रुपए। कितना हुआ? 1,05,000 रुपया। अब यहां लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है? 1,05,000 अपॉन 3, वर्षों की संख्या से भाग दे दिया गया, बराबर आया 35,000 रुपया। अब हम यहां देखेंगे गुडविल बराबर क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इंटू 2। तो यहां देख रहे हैं ख्यात जो हमारी आएगी 35,000 रुपया औसत लाभ आया है, गुणे 2 किया गया 70,000 रुपए, ये पूरे व्यापार की ख्यात का मूल्य आया है।
इसमें सीज शेयर ऑफ गुडविल, सीज शेयर ऑफ गुडविल तो लिखेंगे 70,000 तो पूरे व्यापार की ख्यात का मूल्य है, इसमें 1/5 से गुणा किया गया तो 14,000 रुपए ख्यात ये है, सी ला के देगा, ए और बी को ला के देगा। चूंकि सी जो है दे रहा है ये ए और बी की त्याग और तपस्या का पुरस्कार दे रहा है। ये जो ख्याति होती है पुराने साझेदारों के त्याग और तपस्या का क्या होता है, पुरस्कार होता है। अब इस ख्याति को ए और बी 2:1 में बांट लेंगे। अब हम बताएंगे आपको, चूंकि नियम नंबर 2 का सवाल है इसलिए इसमें आपको क्या करना है, नए साझेदार के हिस्से की पूंजी का भी पता करना होगा। लेकिन हम इस सवाल में देख रहे हैं रिवैल्यूएशन नहीं बनाना है, क्योंकि संपत्ति के मूल्य कहीं न घट रहे हैं न बढ़ रहे हैं, इसलिए यह खाता नहीं बनाया जाएगा। यह खाता तभी बनता है जब संपत्ति के मूल्य में परिवर्तन होता है, अर्थात संपत्ति का मूल्य बढ़ जाता है या घट जाता है। तो सवाल में कहीं न संपत्ति का मूल्य बढ़ा है न घटा है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाया जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सीधे बैलेंस शीट सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, साझेदारों की पूंजी खाते को बनाएंगे। क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये साझेदारों की पूंजी खाते हैं। आप देखेंगे हम इसमें देखिए 3 साझेदार हैं तो 3 कॉलम ये हो गए, एक कॉलम किसका होता है, विवरण का होता है। अब हम पन्ने को 2 भाग में करते रहे हैं, ये पन्ने का 2 भाग हो गया। बायां भाग हमारा डेबिट पक्ष होता है, दायां भाग हमारा क्रेडिट पक्ष होता है, सी आर जिसको कहते हैं। अब एक कॉलम हमारा विवरण का हुआ, एक विवरण का हुआ, एक कॉलम हमारा ए साझेदार का हुआ, एक कॉलम हमारा बी साझेदार का हुआ। तो ए बी सी किसको कहते हैं, पार्टिकुलर उसी प्रकार से इधर भी खाने बनाए जाएंगे, विवरण ए बी सी, ए बी सी और ये पार्टिकुलर हुआ, पार्टिकुलर। अब आप देख रहे हैं ए की पूंजी लिखी है, बी की पूंजी लिखी है। पूंजी किधर लाओगे, पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में लाओगे, क्योंकि पूंजी क्रेडिट होती है, इसलिए इसको यहां लिखेंगे, बाई शब्द का प्रयोग करते हैं, बाई बैलेंस, बाई बैलेंस बीडी पूंजी का पिछला शेष लाए। एक एक कॉलम में देखें पूंजी लिखी है 1,02,000, बी के कॉलम में पूंजी लिखी है 73,000, तो यहां लिखा है 73,000। सी के कॉलम में कोई पूंजी नहीं होगी क्योंकि सी नए के रूप में आ रहा है, इसी के हिस्से की पूंजी का पता करना है। अब आप देख रहे हैं ख्यात यदि आई हुई है, यहां ख्यात को बांट दें हम, बाई गुडविल अकाउंट, बाई गुडविल अकाउंट। अब देखा है 14,000 की ख्यात मिली हुई है, इसको 2:1 में बांटा जाना है, तो 2/3 कहेंगे इसको आप, 2 धन 1, 2/3, 1/3, 3 से भाग करिए, 3 चौ 12, 2 आया 0 हुआ 20 गुना, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18, गुणे 2 कर दीजिए, 2 छक 12, 2 छक 12 1 13, 2 छक 12 1 13, 2 चौक 8 1 9, और 14,000 गुणे 1/3 करोगे तो कितना आएगा, 4,666 आएगा। अब इसको हम देख लें 9,334 कर लें, अब इनको हम 4,666 कर लें, सब जोड़ते हैं 0 0 0 9 4 13 14,000 रुपये ख्यात बांट दिए।
देखिए ए का 2 हिस्सा है तो 2/3 भाग ए को दे दिया गया, और बी का 1 भाग का हिस्सेदार है वो, इसलिए उसको 4666 रुपए ख्यात में हिस्सा दे दिया गया। अब आप देखिए इस ख्यात को ए वाले कॉलम में लिख दिया जाए, बी वाले कॉलम में लिख दिया जाए, तो 9000 एक ख्यात में कितना हिस्सा पाया? 9334 रुपया एक हिस्सा बांटा है ख्याति में। 4666 एक बी हिस्सा पा रहा है, सी कोई हिस्सा नहीं पाएगा। सी देने वाला व्यक्ति है, ए और बी बांटने वाले हैं। अब आप देखेंगे पूंजी खाते में पूंजी लिख दी गई, ख्यात जो बांटी गई उसको लिख दिया गया, और इसमें कुछ नहीं लिखा जाना है, ना रिवैल्यूएशन है, ना अवितरित लाभ है, ना संचय कोष है, इसलिए जो रहा उसको लिख दिया गया। अब हम क्या करेंगे? अब इसका हम योग कर लेंगे। अब आप देखिए सी के हिस्से की पूंजी का पता करना हमको, यहां लिख लें हम बाई कैश अकाउंट। अब ए नहीं देगा, बी नहीं देगा, सी ला के देगा, लेकिन सी कैसे ला के देगा? अब ए की अंतिम पूंजी बी की अंतिम पूंजी जोड़ेंगे अभी हम, फिर क्या करेंगे? सी के हिस्से की पूंजी का हम पता करेंगे। आइए इसको जोड़ते हैं। तो यहां देख रहे हैं 6 4 3 7 और 7 77,666 रुपए की पूंजी अंतिम बी की हो रही है, और 4 3 3 9 2 11 1,11,334 की अंतिम पूंजी ए की हो रही है। अब आप देखेंगे प्रश्न में देख रहे हैं ये जो पॉइंट लिखा है, सी लाभ विभाजन अनुपात में अपनी पूंजी की राशि लाया। अब सी के हिस्से की पूंजी का हम पता करेंगे। आपको बताया गया है पूंजी कैसे निकाली जाती है। जब प्रश्न में नए साझेदार के हिस्से की पूंजी न दी गई होती है, उसे क्या करना होता है? लाभ हानि अनुपात में पूंजी की राशि लाना होता है। तो हम क्या बताएं आपको? पुराने साझेदारों की अंतिम पूंजी जो आती है जोड़ लीजिए, और नए साझेदार के अनुपात के हर में से एक कम कर दीजिए, नए साझेदार की पूंजी की जानकारी आपको हो जाएगी। आइए अब हम देखते हैं ए की अंतिम पूंजी। ये देख रहे हैं, यहां लिखेंगे ए की अंतिम पूंजी धन बी की अंतिम पूंजी, बी की अंतिम पूंजी तो देखें ए की अंतिम पूंजी क्या है? 1,11,334 रुपया है, और धन बी की अंतिम पूंजी क्या है? 77,666 रुपया है। जोड़ दें इसको हम, 6 4 10 हाथ मिलाएगा 1, 6 3 9 10 हाथ मिलाएगा 1, 6 3 9 10 हाथ मिलाएगा 1, 7 1 8 1 9, और ये 7 1 8 1,89,000 रुपए ए और बी की अंतिम पूंजी का योग आ गया। अब आप देख रहे हैं सी जो है 1/5 का भागीदार है। आपको बताए हैं कि नए साझेदार के अनुपात के हर में से एक कम कर देना होता है। तो नए साझेदार का अनुपात 1/5 है, हर में से एक घटा दीजिए, कितना आया? 1/4 है। अब 1,89,000 का 1/4 कर दिया गया, भाग कर लीजिए। 4 4 16, 2 18 होता है, 29 बन गया, 4 7 28, एक आया, 0 10 बना, 4 2 8 8 आया ना, 2 आया, 4 25 20, 47,250 की पूंजी किसकी आ गई? ये सी के हिस्से की पूंजी आ गई। तो आप देख रहे हैं 4 से काट दिया गया, एक पूंजी जो है सी के हिस्से की पूंजी आ गई। यहां लिखेंगे सी के हिस्से की पूंजी जो नहीं दी गई है। अब हमको जानकारी में हो गया है कितना अपनी हिस्से की पूंजी दे रहा हो। तो सी के हिस्से की पूंजी 1 लाख
47,250 रुपए की पूंजी इसी अपने हिस्से की लाके देगा। प्यारे बच्चों, ये पूंजी खाता आपको समझ में आ रहा होगा। तो सी के हिस्से की पूंजी भी आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकाली जा रही है। अब यहाँ लिखेंगे बाई कैश अकाउंट सी के कारण लिखते हैं 47,250 रुपए की पूंजी इसी लाख दे रहा है। तो 47,250 ये देखिए लिख दिया गया। अब इसके यहाँ लिखेंगे हम शेष आगे ले जाएंगे टू बैलेंस सीडी शेष आगे ले गए 1,11,334 रुपए एक हिस्से की पूंजी का शेष जा रहा है। 77,666 रुपए की पूंजी का शेष बी का है और 47,250 रुपए की पूंजी इसी के हिस्से की निकल के आई है। अब हम योग को मिला देते हैं 1,11,334 रुपए एक हिस्से की पूंजी 77,666 रुपए बी के हिस्से की पूंजी 47,250 ये सी के हिस्से की पूंजी हुई। पूंजी खाता बना दिया गया। कहीं कोई आपको दिक्कत महसूस हो रही है तो पूछें, नहीं कोई समस्या है तो हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पूंजी खाता बना दिया गया। यह नियम नंबर 2 का सवाल हुआ जिसमें आप देखें कि सी के हिस्से की पूंजी का हमने पता कैसे किया। पुराने साझेदारों की अंतिम पूंजी को बेस माना गया और नया साझेदार वाले सी के हिस्से की पूंजी को हमने पता कर लिया। एक नियम और आपको बताया थे हम ये पूंजी निकालने का तरीका दूसरा बताया थे आपको हम। वो तरीका क्या है इस उत्तर में डाल देते हैं हम। अब देखिए उसमें हम करेंगे अब जैसे यहां देख रहे हैं सी को 1/5 भाग का भागीदार बनाया गया है तो 1/1/5 हम करते हैं। 5/5 में 1 बराबर क्या होगा 4/5। अब यहां पर हम लिखेंगे चूंकि 4/5 भाग के लिए 4/5 भाग के लिए ए और बी की अंतिम पूंजी कितना आई है 1,89,000 रुपये आई है। इसलिए एक भाग के लिए ए और बी की पूंजी क्या होगी 1,89,000 गुणे इस संख्या को पलट दीजिए। क्योंकि एक बड़ा होता है 4/5 भाग छोटा होता है इसलिए संख्या को हम पलट देते हैं तो लिखते हैं क्या 5/4। इसलिए जो नया धर्म में आया है सी 1/5 भाग के लिए सी की पूंजी क्या होगी तो आप क्या करते हो 1,89,000 गुणे 5/4 गुणे 1/5 करोगे। ये 5 सीधे कट जाएगा बराबर 1/4 ही होगा। तो 4 से जो काटोगे तो 47,250 की पूंजी आपको इस विधि से दी आ रही है। तो दोनों विधि से आप देख रहे हैं सी के हिस्से की पूंजी का हम पता कर लेते हैं। यदि सवाल में नए साझेदार के हिस्से की पूंजी ना दी गई होती है। प्यारे बच्चों ये पूंजी खाता को बना दिया गया। अब हम क्या बनाएंगे कैश अकाउंट बनाएंगे। क्योंकि कैश का परिवर्तन हो गया है पहले से रुपये हमारे घर में 6,000 रुपये है सी हमारे घर में आया अपने हिस्से की पूंजी ये दे रहा है अपने हिस्से की खाती नगद दे रहा है। तो दोनों कैश हमको फर्म मिल रही है इसलिए कैश में परिवर्तन हो गया। अब हम कैश अकाउंट बनाएंगे। लिखेंगे यहां कैश अकाउंट 4 बना दीजिए। कैश अकाउंट में बाईं तरफ को आप कहते हो डेबिट पक्ष दाईं तरफ को कहते हो क्रेडिट पक्ष। अब देखें कैश कितना हमारे खाते में बैलेंस है 6,000। इसको यहां पर उतारेंगे लिखते हैं टू बैलेंस बीडी
के सवाए कितना रोकड़ है 6000 रुपए यहाँ पर उतार लाया गया। चूंकि रोकड़ का डेबिट शेष होता है इसलिए इसको कहाँ लिखा गया, रोकड़ के डेबिट पक्ष में लिखा गया। और कैश कहाँ से आ रहे हैं, कैश अकाउंट टू सीज कैपिटल, जो सी अभी आपके फर्म में आ रहा है अपने हिस्से की पूंजी दे रहा है, कितना दे रहा है 47,250 की पूंजी दे रहा है। अब आप देख रहे हैं टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट 14,000 की खाती आपको लगा दिया है, तो कुल कैश कितनी हो गई हमारे फर्म में 0 5 2 7 4 11 6 17 हासिल आएगा 1 4 1 5 1 6 67,285 कैश हमारे फर्म में हो गई। इसको आगे ले जाइए, बाई बैलेंस सीडी शेष आगे ले गए 67,250 की कैश अब हमारे फर्म में हो गई, जिसको हम चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाएंगे। 67,250 की कैश हमारे फर्म में हो चुकी है। अब देखिए बच्चों, ये कैश फर्म बना दिया गया। अब हम क्या बनाएंगे, न्यू बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। हमारी अंतिम प्रक्रिया है बैलेंस शीट बनाने की। यहां लिखेंगे न्यू बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 1 जुलाई 2003। अब आप देखते हैं बाईं तरफ क्या लिखते हैं आप, लायबिलिटी एंड कैपिटल, दाईं तरफ क्या लिखते हैं, प्रॉपर्टी एंड एसेट्स। ये हुआ लायबिलिटी, लायबिलिटी एंड कैपिटल, ये हुआ अमाउंट एएमटी। इधर लिखते हैं प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी एंड एसेट्स, यहां लिखोगे एएमटी मींस अमाउंट। अब देखिए लेनदार, चूंकि पूंजी अभी आपकी ये पूंजी हुई है, ये पूंजी अभी लिखी जाती है, तो लिख रहे हम क्रेडिटर। लेनदार जिसको कहते हैं वहां 24,000 रुपए का लेनदार दिया हुआ है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, यथावत लिख दिया गया है। देय भी लिखा है, इसको कहते हैं बीपी अर्थात बिल्स पेएबल, ये 900 रुपया है, ये लिख दिया गया। इसके बाद पूंजी एबीसी की लिखी जाएगी, कैपिटल अकाउंट एबीसी। देखा ये पूंजी कितनी आई है 1,11,334। ए की पूंजी है, बी की पूंजी है 77,666, सी की पूंजी आई है 47,250। संपत्ति में लिखते हैं कैश कितनी आई है 67,250 की कैश हो गई है। इसके बाद स्टॉक में कोई परिवर्तन नहीं है, 54,000 रुपए का स्टॉक है, कोई परिवर्तन नहीं, न कमी न वृद्धि। देनदार आपके दिए गए हैं 35,000 रुपए, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं, यथावत लिखा गया। फर्नीचर आपका है 5,500। इसके बाद मशीनरी है 99,400।
2 21 यहाँ से जाएगा 2, 4 2 6 7 7 14 7 21, यहाँ से जाएगा 2 2 2 4 1 5 7 5 12 12 4 16 1 1 2, 2,61,150। संपत्ति पर जोड़ते हैं 0 5 5 2 7 4 11 कैसे जाएगा 1 8 4 12 5 17 17 5 22 22 9 31, यहाँ से जाएगा 3 6 3 9 5 14 3 17 और 9 26, 2,61,150 की संपत्ति आपकी हुई। प्यारे बच्चों ने वैल्यू कितना दी गई, दोनों तरफ का योग बराबर आया, इसलिए सवाल आपका सही है। अब देखो इसमें एंट्री कैसे की जाएगी, एंट्री जब की जाएगी तो कैश अकाउंट डीआर आप देख रहे हैं, जो कैश आपको मिल रही है एक ख्याति और पूंजी सी आपको दे रहा है। कैश अकाउंट डीआर टू सीज कैपिटल टू गुडविल अकाउंट, फिर कौन सा लेखा बनेगा, ख्याति को बांटने का लेखा बनेगा गुडविल अकाउंट डीआर टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, ये हमारी एंट्री हो जाएगी। एंट्री सहज है, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं है। प्यारे बच्चों आपका सवाल हो गया, थैंक्स।